हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमने पिछली क्लास के अंदर होठ और पाचन तंत्र का सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आपको मैंने कहा भी था कि होठ की जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं उसके अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो आपने शायद कोशिश की होगी और देखा होगा, नहीं किया हो तो मैं आपको बताता हूँ। होठ के दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो इनर मार्जिन और एक होता है आउटर मार्जिन। इनर मार्जिन के अंदर होती है सीरियस सिक्रेटरी ग्लैंड, और आउटर मार्जिन के अंदर होती हैं मसल सिक्रेटरी ग्लैंड। मसल मसल सिक्रेटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था, और आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, दांत और जीभ के बारे में। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज हमें इन चीज़ों को कवर करना है, तो कोशिश करेंगे ये चीज़ें आज कवर हो पाए। ठीक है, तो हम टीथ स्टार्ट करते हैं। टीथ के अंदर नॉर्मल तो आप सबको पता ही होता है कि मतलब कैसे निकलते हैं, स्थायी दांत अस्थायी दांत होते हैं, लेकिन हमें आज इसको डीप में पढ़ना है। तो पहले मैं आपको टीथ का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे टीथ बटा हुआ रहता है अपनी संरचनाओं के अंदर। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक नॉर्मल टीथ है, तो आपको बता दूं कि ये जो अपने नीचे होता है ना, जो जॉ बोन से जुड़ा होता है, जबड़े की हड्डी से जुड़ा होता है, तो इसे हम लिख देते हैं जॉ बोन। जबड़े की हड्डी। और इसके जो ये पूरा दांत की संरचना है, इसका सबसे जो ऊपर वाली संरचना है इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन यानी ताज, आपको पता होता है, लेकिन इसके जो सबसे ऊपर वाली संरचना होती है इसको क्राउन बोलते हैं। जो और ये बीच वाली संरचना है इसको बोलते हैं नेक, यानी कि ये दांत की गर्दन है। गर्दन तो नहीं है, मतलब समझ लीजिएगा आप। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, ये इस तरह से हमारा दांत होता है, और दांत के ऊपर एक कठोर संरचना का आवरण पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा कठोर संरचना होती है ये। और इसके अंदर रक्त वाहिनियों के आने के लिए एक संरचना होती है, जिसे बोलते हैं हम पल्प। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि रक्त वाहिनियों के अंदर जो ब्लड बहता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए आपको रेड कलर से बता रहा हूँ। और इसके जो ये पल्प हैं इसके ऊपर सेल्स होती हैं। तो मैं आप यहाँ पे सेल बना के दिखा देता हूँ आपको। और इन सब के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके ऊपर जो ये पल्प हैं इसके अंदर तो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। और इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा कठोर संरचना जो इसके ऊपर निकली हुई होती हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। पहले बना देता हूँ फिर आपको नाम बता दूंगा मैं। देखिए, इस तरह से होती हैं कुछ दांत की संरचनाएं। जो ये सबसे ऊपर वाली ये संरचना होती हैं इसे बोलते हैं इनेमल, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है ये बाहरी आवरण है, और इसके ऊपर जो एक बहुत ही कठोर पदार्थ का आवरण होता है इसे बोलते हैं इनेमल। और फिर आपको मैंने बताया था कि ये पल्प हो गया, ये पल्प है अपना। हिंदी और अंग्रेजी में नाम यही है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा भेदभाव मत करना और सीधा नाम को याद करने हैं। और जो ये सेल होती हैं इनको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। और जो ये आपको ये संरचना बताई थी मैंने, इस संरचना को बोलते हैं डेंटिन।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जो ये यहाँ पर ये पल्प के जाने के लिए जो दांत के अंदर संरचना होती हैं और जो ये जॉ बोन के अंदर धसी हुई रहती हैं, इसे बोलते हैं हम फोरामेन। एक तरह से बाय जोलॉजी के अंदर जो भी संरचना कहीं पे भी एक छेदनुमा संरचना होती हैं उसे हम फोरामेन ही बोलते हैं। ये अभी हम जब जीव पढ़ेंगे तब भी इसको देखेंगे। तो ये आपका मतलब हो गया है, दांत की संरचना ऐसी होती हैं। ये इनेमल हो गया और ये पल्प हो गया। पल्प के अंदर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल हो गई और ये रक्तवाहिनियाँ हो गई अपनी, और इसी ये हो गया डेंटिन। तो अब हम पहले इनेमल के बारे में पढ़ते हैं, फिर पल्प के बारे में डेंटिन के बारे में, और फिर हम दांत की जो संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इनेमल के बारे में। तो सबसे पहले तो इनेमल के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड होता है। तो हिंदी में लिख देता हूँ कि शरीर का कठोरतम यौगिक होता है। अब इसका निर्माण किससे होता है तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। इसका निर्माण होता है एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट सेल से। वो ओडोंटोब्लास्ट सेल पल्प को बना रही थी और ये एमिलोब्लास्ट सेल हैं जो ये इनेमल को बना रही हैं। इसलिए आपको याद रखना है एमिलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट अलग अलग हैं। अब इनेमल की बात कर लेते हैं, ये किस किस से बना होता है। तो जो इनेमल है 97% है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी अकार्बनिक यौगिकों से बना होता है। तो लिख देते हैं हम। और अब देख लीजिए 97% अकार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और ये अपनी शरीर का सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ भी है। आपको यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। तो अब 3% इसके अंदर क्या होता है, ये 3% वाटर यानी कि पानी से बना होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं डेंटिन की। अब आपको डेंटिन के बारे में ये याद रखना है कि ये जो है ना इनेमल के पश्चात सेकेंड सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड है तो शरीर में। दूसरा और ये किससे बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से, क्योंकि ओडोंटोब्लास्ट सेल के ऊपर ही था। और उत्पत्ति के अंदर ये एक्टोडर्मल होता है, आपको पता होगा शायद, नहीं हो तो मैं एक बार छोटा सा बता देता हूँ। जब निषेचन होता है स्पर्म और अंडाणु का तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर ऐसी संरचना रहती हैं, यह सबसे बाहर होता है, इसे एक्टोडर्म बोलते हैं। और ये होता है मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। तो इसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। अब हम पल्प के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पल्प क्या होता है। देख लीजिए, दांत के अंदर पल्प ही एक मात्र ऐसी चीज है जो कि जीवित है। बाकी इनेमल भी हार्डेस्ट कंपाउंड है और डेंटिन भी हार्डेस्ट कंपाउंड है। तो हम लिख देते हैं कि जो ये पल्प हैं यह दांत का जीवित हिस्सा है।
और इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है। आपको यह संरचना याद रखनी है। अब हम धातु का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। वर्गीकरण के अंदर अब बहुत सारे प्रकार है। वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो पहला हम ले लेते हैं इनके धातु के निकलने के आधार पर, जो हमारे जबड़ों से निकलते हैं, निकलने के आधार पर। तो निकलने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कुछ दांत तो हमारे निकलते हैं, हम बचपन में निकलते हैं और फिर हमारे जब 7-8 साल के होते हैं तो वापस गिर जाते हैं और फिर वापस भी निकल जाते हैं, यानी कि वो दांत अस्थायी होते हैं। जबकि कुछ दांत है जो हमारे मतलब जब हम प्यूबर्टी में जाते हैं या फिर और भी जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब फिर हमारे वो दांत निकलते हैं। और वो दांत उनकी एक मतलब खास बात ये होती है कि वो जब एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं गिरते हैं, और वापस गिर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, मतलब वो अस्थायी दांत हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये एक तो हो गए स्थायी दांत, और दूसरा होता है अस्थायी दांत। अब स्थायी दांत के अंदर हम लिख लेते हैं कि ये स्थायी होते हैं, एक बार निकल जाते हैं तो फिर वापस गिर जाते हैं, गिरते नहीं हैं, और गिर भी जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं, तो यह स्थायी होते हैं। और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, एक प्रकार तो हमारा वर्गीकरण का ये हो गया। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा यहाँ नीचे लिख लेते हैं। दूसरा इनकी संरचना के आधार पर, या संरचना या ये बोल सकते हैं इनका काम क्या है, कौन सा दांत कौन सा काम करता है, हमारी बात कर रहे हैं तो उसके आधार पर। संरचना या फिर कार्य के आधार पर। ठीक है, पहला दांत तो ये होता है कि सिर्फ भोजन को काटता है, और दूसरा दांत कुछ इस तरह का होता है जो भोजन को चीरता फाड़ता है, और तीसरा दांत ऐसा होता है जो भोजन को चबाने में सहायता करता है, और चौथा दांत जो बहुत ही ज़्यादा मतलब 25 साल की उम्र के बाद ही निकलता है, जो हम उसे अवशेषी भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता है, ये भी भोजन को चबाने में सहायता होता करता है। तो पहला कार्य के आधार पर ये कर लेते हैं कि ये भोजन को पूरे देता है, या फिर लिख देते हैं ये भोजन को पूरे देता है, या फिर काटता है, और ये भोजन को चीरता फाड़ता है। और ये ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नजर आ रहा हो तो चबाता है, और ये भी चबाता है। हमारे अंदर बात करें तो इसे कृतनक बोलते हैं, इसे रजनक बोलते हैं, इसे अग्रचवर्णक बोलते हैं, और इसे चवर्णक बोलते हैं। हम हमारी बात नहीं करें, हम सभी की बात करें संरचना कार्य के आधार पर, तो सभी के अंदर कुछ ऐसी संरचना होती है और इसी प्रकार के इनका काम भी होता है। तो अब हम तीसरा वर्गीकरण का तीसरा आधार पढ़ेंगे। अब देखिए, वर्गीकरण का तीसरा आधार ये है कि या तो हमारे मुख गुहा के अंदर जो भी दांत हैं वो सभी एक ही प्रकार के हैं, या फिर जो दांत हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उस आधार पर भी धातु का वर्गीकरण किया गया है। तो हम वो देखते हैं, तीसरा प्रकार धातु का, याद रखिएगा। समानता यह भी बोलते हैं कि उपस्थिति, उपस्थिति तो नहीं होगा, समानता के आधार पर लिख लेते हैं। तो ये इस आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो होता है समदंती,
और एक होता है विषम दंती। पहला हम लिख देते हैं समदंती और दूसरा हम लिख देते हैं समदंती। यानी कि समदंती वो जीव होते हैं जिनके अंदर माउथ कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर सारे दांत समान होते हैं, संरचना और दिखने के अंदर सब दांत समान होते हैं। और विषम दंती वो होते हैं जो जिनकी मुख गुहा के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। जैसे हमारी बात करें तो हमारे मुख गुहा के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको बताएं। एक होता है कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो हम हो जाएंगे विषम दंती। और कुछ जीव होते हैं जिनके दांत समदंती होते हैं, तो वो हो जाएंगे मतलब सभी प्रकार के दांत समान होते हैं, तो वो समदंती हो जाएंगे। विषम दंती के अंदर लिख देते हैं जिनकी मुख गुहा में अलग अलग प्रकार के दांत, अलग अलग प्रकार के दांत मौजूद हो, तो वो हो जाएंगे विषम दंती। अब अगला प्रकार हम इनका देखेंगे, 3 प्रकार के हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब चौथा प्रकार इनका ये होता है, शायद नीचे नजर नहीं आएगा, मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूँ चौथा भी। मैंने आपको बताया था कि जो दांत होते हैं वो नीचे जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं, जबड़े की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। तो अब जबड़े की हड्डी से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, वो भी दांतों का एक प्रकार हो गया। जैसे कोई दांत तो जबड़े की हड्डी है सीधे उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, कोई दांत उसके नीचे से मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, और कोई दांत जो ऐसे जबड़े की हड्डी है और उसके अंदर ही दांत धसा हुआ है। तो इस प्रकार के आधार पर भी दांतों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार के आधार पर, यानी कि जबड़े की हड्डी में धातु की व्यवस्था के आधार पर, जबड़े की हड्डी के अंदर धातु की व्यवस्था कैसी होती है वो, अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम कि ऐसी हमारे जबड़े की हड्डी है और ये अपना दांत हो गया। अब आपको बताएं यहाँ पे इनेमल होगा और इसके अंदर पल्प होगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल और डेंटिन होगी, ऐसे याद रखना है। तो अब यह मतलब ये ऐसे जबड़े की हड्डी है और इसके ऊपर ऐसे ही दांत लगा हुआ है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, एक्रोडोंट। हिंदी और अंग्रेजी में यही नाम है, इसलिए ज़्यादा ऐसे हिंदी और अंग्रेजी मत करना, और एक्रोडोंट आपको याद रखना है। और दूसरा होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये अपनी जबड़े की हड्डी है और दांत इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा दांत, यह हो गई अपनी जबड़े की हड्डी, और दूसरा दांत यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये याद रखना है, सबसे ऊपर इनेमल होता है, फिर डेंटिन, फिर होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल और उसके अंदर पल्प होती हैं, आपको ऐसे याद रखना है हमेशा। तो अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरोब्लास्ट, प्लूरोडोंट बोलते हैं, सॉरी। अब आपको ये भी याद रखना है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये मतलब हम लिख देते हैं पहली कंडीशन, ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन, और एक होती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हम देख लेते हैं, जैसे कि जबड़े की हड्डी कुछ इस प्रकार की है, मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ मैं, ये हो गई अपनी जबड़े की हड्डी। तो अब दांत क्या होता है, यहाँ से जुड़ जाता है दांत, इस जबड़े की कैविटी, मैंने आपको बताया था ये जबड़े की हड्डी होगी और दांत सीधा इसके अंदर ऐसे जुड़ जाता है। तो यहाँ ये संरचना बहुत ही मतलब मजबूत होती है, ऐसे जो जिसके अंदर भी ये वाली संरचना होती है ना, वो मजबूत होते हैं उनके दांत। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गर्तदंती। या आप हिंदी में याद कर लेना, गर्तदंती लिखा हुआ है। तो हमारे अंदर बेसिकली गर्तदंती दांत होते हैं, इसलिए हमारे दांत मजबूत भी होते हैं। तो ये हो गई 4 कंडीशन। अब हमारे एक कंडीशन और होती है, वो पढ़ते हैं हम। अब 5वीं कंडीशन ये होती है, किसी के अंदर दांत निकलते हैं, किसी के अंदर दांत गिर जाते हैं तो वापस निकल जाते हैं, वापस गिर जाते हैं तो वापस निकल जाते हैं, और किसी के अंदर एक बार दांत गिर गए तो वापस नहीं निकलते हैं। इस प्रकार से भी इनका मतलब किया गया है वर्गीकरण। तो 5वां टाइप है ये हमारा
धातु के निकलने के आधार पर, या वो ऊपर भी हो गया लेकिन ये अलग अलग है। आप इनको चार्ट के माध्यम से याद रखना ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले होते हैं एक बार दंती। आपने बुक के अंदर नाम देखा होगा, एक बार दंती। एक बार दंती वो होते हैं जिनके अंदर एक बार दांत आ गए और वापस गिर गए ना, तो फिर वापस दांत नहीं आएंगे उनके, तो वो होते हैं एक बार दंती। तो इनके अंदर दांत सिर्फ एक बार ही आते हैं। एक बार ही आते हैं। और दूसरा होते हैं द्विबार दंती। ऐसे दांत जो दो बार आते हैं, जैसे कि हमारा होता है, हमारे कृंतक, रदनक और अग्र चवर्णक दांत जो गिर जाते हैं फिर भी एक बार वापस आ जाते हैं, इसे बोलते हैं द्विबार दंती कंडीशन। तो जिनमें दांत दो बार आते हैं। ठीक है। और एक होती हैं बहुबार दंती, जिनके अंदर जब भी दांत गिर जाए वापस आ जाते हैं, वापस गिर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। बहुबार दंती के अंदर हम लिख सकते हैं दांत बहुत सारी बार वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने धातु का वर्गीकरण। अब हमें पढ़नी है जीभ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीभ। टंग के बारे में पढ़ना है। आपको पता है जीभ का क्या काम है, हमारे स्वाद लेने के अंदर काम आती है। तो स्वाद कहाँ से लेते हैं, क्या होता है, वो अब हम देखते हैं। सबसे ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं जीभ, जिसे बोलते हैं टंग। अब बेसिकली बात करते हैं पहले तो भाई जीभ क्या होती है। जीभ हैं जो अपने पिछले हिस्से से हाइड बोन से जुड़ी होती हैं, और आगे की तरफ का हिस्सा जो ये होता है ये फ्री होता है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई इसका पिछला हिस्सा जो होता है वो हाइड बोन से जुड़ा हुआ होता है, और जो अगला हिस्सा होता है वो फ्री होता है। आगे का हिस्सा मुक्त लिख देते हैं या फिर फ्री लिख देते हैं, फ्री होता है। अब जो जीभ अपनी है ना, वो पीछे से जुड़ी हुई है, तो वो किससे जुड़ी हुई है, मतलब उस जो संरचना होती है ना वो यहाँ से जुड़ी हुई, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंगुअम फ्रेनुअम। लिंगुअम फ्रेनुलम के माध्यम से हमारी जीभ हाइड बोन से जुड़ती है। ठीक है, ये तो होगी अपनी बेसिक सी बातें। और ये और भी आपको बताई हैं, इसके ऊपर स्वाद गलिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी संरचना बना के देखते हैं कि जीभ की संरचना कैसी होती है, स्वाद गलिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं और कैसी दिखती हैं। आप सबको पता ही है मतलब, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो हम पहले बनाते हैं जीभ। रेड कलर से नहीं, ब्लैक से बना देते हैं।
लगभग कुछ इस तरह से होती हैं। यहाँ पे ये हो गया, और इसके पीछे टिश्यू होते हैं, उनसे हमें काम नहीं है, जुड़ी होती हैं जो यहाँ पे टिश्यू होते हैं। ये संरचना होती हैं, इसे बोलते हैं वेलम पेलेटिन। और फिर इसके ऊपर स्वाद ग्लिकाएं मौजूद होती हैं, कुछ यहाँ पे होती हैं इस प्रकार से हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ी कमी बनाते हैं इस प्रकार से। कुछ यहाँ पे ऐसे मौजूद होती है संरचना, कुछ यहाँ पे बड़ी बड़ी संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें, और कुछ बिल्कुल छोटी छोटी, और कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो जो ये बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं इसे बोलते हैं हम फंजीफॉर्म, और जो छोटी छोटी होती हैं इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म। और जो ये होती हैं इन्हें बोलते हैं सर्कमवेलेट। और ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं पहले तो। और ये जो आपको बताया था मैंने, दांत के अंदर भी फोरामेन होता है, यहाँ से ऐसा दांत होता है तो ये फोरामेन होता है, तो ये भी होता है यहाँ पे जीव संरचना होती है, तो इसे भी बोलते हैं हम फोरामेन। छेद का आकार की संरचना होती हैं, और इसे हिंदी में सीकम बोलते हैं। तो आपको ये दोनों ही, जो हिंदी वाले तो इंग्लिश है, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में फोरामेन याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा के पहले हम पढ़ते हैं फिलीफॉर्म के बारे में, फंजीफॉर्म के बारे में, सर्कमवेलेट के बारे में। पहले पढ़ना है हमको फिलीफॉर्म के बारे में। अभी आपको छोटी छोटी मैं छोटी छोटी संरचनाएं करके ऐसे, मतलब यहाँ पे दिखाया था मैंने इसे, छोटी छोटी संरचनाएं करके, ये होती हैं फिलीफॉर्म। ये जो हमारे जीव के अंदर संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, तो संख्या के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद होती है, तो लिख देते हैं हम संख्या में सबसे ज़्यादा। मार्कर के अंदर खत्म हो गई इंक। और आकार के अंदर ये सबसे छोटी होती हैं। और जो ये होती है ना, इनके अंदर संवेदांग मतलब स्वाद कलिकाएं या संवेदांग मौजूद नहीं होती, स्वाद कलिकाएं मौजूद नहीं होती, ये लिख देते हैं हम। कलिकाएं तो नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। और इनके अंदर संवेदांग भी मौजूद नहीं होते हैं। संवेदांग ही नहीं, ये स्वाद कलिकाएं मिलता जुलते हो गए हैं। और जो जीभ की सफेदी होती है ना, वाइट कलर होता है जीभ का, वो इनके कारण ही होता है, फिलीफॉर्म के कारण। तो ये लिख देते हैं जीभ की सफेदी का कारण। ठीक है, फिलीफॉर्म हो गया। और फिर यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी संरचनाएं बताकर दिखाई थी मैंने, ये होती हैं फंजीफॉर्म। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये होती हैं जो आकार में फिलीफॉर्म से कम होती हैं, नहीं संख्या में फिलीफॉर्म से कम होती है, लेकिन आकार के अंदर ये फिलीफॉर्म से ज़्यादा होती हैं, तो हम लिख देते हैं संख्या में फिलीफॉर्म से कम होती हैं। आकार बड़ा होता है, आपको चित्र में दिखाई है, लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। और इनके अंदर है ना जो संवेदांग मौजूद होते हैं, यानी कि जो स्वाद होता है ना, वो इन्हीं से मिलता है अपन को, तो इनके अंदर संवेदांग मौजूद होते हैं।
अब इनके अंदर संवेदनांग कहाँ पे मौजूद होते हैं फंजीफॉर्म के अंदर, इनकी मतलब हम माइक्रोस्कोप से संरचना देखते हैं तो हमें फंजीफॉर्म कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ये ऊपर इनका उभार हो गया, उभार, और यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ पे होते हैं संवेदनांग या स्वाद गुलिकाएं, यहाँ पे संवेदनांग मौजूद होते हैं इसके अंदर। अब आपको बताया मैंने कि जो जीभ की सफेदी होती है वो तो फिलीफॉर्म के कारण होती है, जो हमारी जीभ पिंक पिंक होती है ना वो होती है फंजीफॉर्म के कारण। तो ये जीभ पिंक इसी के कारण दिखाई देती हैं। अब फिलीफॉर्म पढ़ लिया हमने, फंजीफॉर्म पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सर्कमवेलेट, जो मैंने यहाँ पे जीभ को ऐसे करके दिखाया था, ये सर्कमवेलेट होते हैं, ये देख लीजिए ये सर्कमवेलेट होते हैं। और यहाँ पे मैंने ये बताया था ये फोलिएट होते हैं, मैं वहाँ पे लिखना भूल गया था, ये फोलिएट होते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं सर्कमवेलेट। तीसरा हो गया अपना सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट की निश्चित संख्या होती है, आपको बताया था मैंने, यहाँ पे इस तरह से कुछ बताया था, यहाँ पे सर्कमवेलेट होती हैं, इनकी संख्या होती है निश्चित 6 से 8, ये संख्या में 6 से 8 होते हैं। और ये है ना, इनका कोई भी कार्य नहीं होता है, ये हमारे वेस्टियल होते हैं, वो जैसे हमारे अपेंडिक्स होता है इसी तरह इनका भी कोई कार्य नहीं है, तो ये वेस्टियल ऑर्गन होते हैं। इंक खत्म हो गए हैं लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे। ऑर्गन तो नहीं है लेकिन वेसिडियल मान लेते हैं हम, ऑर्गन तो ये कैसे होगी। और फिर हम पढ़ते हैं फोलिएट के बारे में, चौथा अपना है फोलिएट। हिंदी में भी इनके नाम यही हैं, तो आपको हिंदी वाले हो उनको भी यही पढ़ने पड़ेंगे। फोलिएट, इनकी आकृति कुछ पत्ती के आकार की होती हैं, जैसे पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उसी तरह से ये हमारे ऐसे मौजूद होती हैं। जीभ के जो कोर वाला हिस्सा होता है ये होती हैं फोलिएट। आपको इनके अंदर यही याद रखना है कि ये पत्ती के आकार की होती हैं, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं। पत्तियों के आकार की होती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना टिप्त, यहाँ पे जीभ है जो यहाँ पे आके कंप्लीट होगी, सॉरी। जीभ के अंदर आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने बताया है। पहले तो आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये जीभ है, ये अपना फोरामेन हो गया, और यहाँ पे सर्कमवेलेट, और बड़ी वाली होती हैं उन्हें बोलते हैं फंजीफॉर्म, छोटी वाली बोलते हैं फिलीफॉर्म, और यहाँ पे पत्ते के आकार की जो संरचना होती है ना उन्हें फोलिएट बोलते हैं। ये फंजीफॉर्म होती हैं, नहीं ये फिलीफॉर्म होती है। फिलीफॉर्म आपको पता है संख्या के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं, और संख्या में सबसे ज़्यादा, और ये सफ़ेदी का कारण होती हैं। जीभ के अंदर जो सफ़ेदी होती है वो इसी कारण होती हैं। और फिर ये जो फिलीफॉर्म है, नहीं सॉरी फंजीफॉर्म, ये इनके अंदर होते हैं संविधान मौजूद, इनके अंदर नहीं होते हैं, इनके अंदर संविधान मौजूद होते हैं। और ये बड़ी भी होती हैं, फिलीफॉर्म से बड़ी होती है फंजीफॉर्म। और जो जीभ का पिंक कलर होता है वो इसी कारण होता है। तो ये हो गया अपना, जीभ कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हम पढ़ने हैं लार ग्रंथि। जीभ को भी हम हटा देते हैं। आज तो हम लार ग्रंथि का बेसिक ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लार ग्रंथि।
लार ग्रंथियाँ आप सबको पता ही हैं, 3 प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियाँ, जिसके अंदर सबसे बड़ी होती हैं पैरोटिड, हिंदी वालों को भी यही नाम याद रखना है। और दूसरी होती हैं सब मैक्सिलरी, जिसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। और तीसरी होती हैं सब लिंगुअल। एक मिनट रुकिए। तो आपको पता है आकार के अंदर, आज तो बेसिक पढ़ लेते हैं, आकार के अंदर ये सबसे बड़ी होती हैं। और लेकिन आकार के अंदर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, ये सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती हैं हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, हमारी ये और ये सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर बोन होता है उनके बीच में पाई जाती है सब मैक्सिलरी। तो ये सबसे ज़्यादा लार्ज स्रावित करती हैं, यह आकार में बड़ी हैं और ये सबसे ज़्यादा लार्ज स्रावित करती हैं। और जो इसकी नलिका होती है ना, जैसे कि ग्रंथि यहाँ पे है, तो अब यहाँ से ग्रंथि दांत में, किसी दांत में खुलती होगी, तो ये जो इसकी नली होती हैं ये सबसे लंबी होती हैं। और सब लिंगुअल, इसका कोई खास कैरेक्टर है नहीं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है ताकि सब इन चीज़ों को पढ़ सके। ओके बाय, थैंक यू।